गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए आज कितने तारीख है? 6 तारीख, 6/8/2020। तो हम सब बेसिकली हर पॉइंट्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर दिन क्या घटना घटा, क्या कब हुआ, जो कि बारे में हम सब जानकारी लेते चलेंगे। आज देखिए ये 6 तारीख, आप सोचिए इतिहास में कभी ये 6 तारीख जो है जिनकी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। इतिहास का कोई भी ऐसी घटना जो 6 तारीख की हो, वो वर्ष कोई और क्यों ना हो, बट 6 तारीख, हमें इसके बारे में सोचना है। क्योंकि प्रत्येक दिन हम सब इस तरीके से तैयारी करेंगे कि प्रत्येक दिन क्या घटना घटा है, जिससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन डील करना है कि आज 6 तारीख है तो क्या हुआ, कल 7 तारीख है तो इतिहास में कभी भी कोई ऐसा दिन है जो 6 तारीख को कुछ हुआ हो। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसका 3 पॉइंट्स यही जानेंगे कि 6 अगस्त, क्या 6 अगस्त की कोई घटना घटा था? तो देखिए 6 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या हुआ था? बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर। कहां पे? जापान के हिरोशिमा पर। तो अब कितने तारीख को गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यहाँ देखिए 6 अगस्त, यहाँ भी 6 अगस्त। चलिए दूसरा बात सोचते हैं, और कोई सोचिए कि 6 अगस्त को कुछ हुआ हो। तो 6 अगस्त 1862 ईस्वी को, क्या 6 अगस्त 1862 ईस्वी को क्या मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 6 अगस्त 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए अगर 1862 में वैसे 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जो कि एक मद्रास हो गया, दूसरा कलकत्ता हो गई, तीसरी मुंबई, लेकिन यहाँ 6 अगस्त स्पेशल की बात कर रहे हैं। तो 6 अगस्त 1862 में कौन सी? मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तीसरा पॉइंट सोचते हैं कि 6 अगस्त को और क्या हुआ था। तो 6 अगस्त 1886 ईस्वी को, 6 अगस्त 1886 ईस्वी को भारत में प्रथम टेस्टी ट्यूब से बच्चा पैदा हुआ था। क्या भारत में प्रथम, मतलब प्रथम बार किस चीज से? प्रथम बार टेस्ट ट्यूब, क्या टेस्ट ट्यूब, मतलब भारत में प्रथम बार बच्चा टेस्टी ट्यूब के द्वारा पैदा कब हुआ? क्या हुआ था? बच्चा पैदा हुआ था। कब? 6 अगस्त 1862 ईस्वी को, जो कि ये रहा आपका महत्वपूर्ण 6 अगस्त संबंधित 3 पॉइंट्स। देखिए कम से कम 6 अगस्त से संबंधित 2 पॉइंट्स क्वेश्चन आपको कमेंट में करना होगा कि और क्या 6 अगस्त की प्रमुख घटनाएं घटी थी, जो कि सबका कमेंट्स अगर आए तो अलग अलग रहना चाहिए, एक कमेंट्स एक तरीके से नहीं होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन 6 अगस्त से संबंधित हुआ। प्रत्येक लड़के अगर सोचिए एकक ही अलग अलग 6 अगस्त का कमेंट करें कि 6 अगस्त की क्या घटनाएं घटी थी, तो सोच लीजिए आपके पास कितना पॉइंट्स हो जाएंगे एकतर, जो कि सबके लिए क्या फायदा होगा कि चलिए इस घटना से संबंधित जितने भी पॉइंट्स है हमें एक मिल गया, कमेंट्स में मिल गया। तो सभी लड़के 6 अगस्त से संबंधित एकक अलग अलग घटनाएं को कमेंट्स करेंगे। चलिए अब हम सब आते हैं, ये तो 6 अगस्त हो गया। इसके पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़े थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का में आगमन, ये टॉपिक्स पढ़े थे। अभी इसके बाद बोले थे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में कौन आता है? तो डच। कौन आता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब हम सब पढ़ेंगे किसके बारे में? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कि भारत में कब आए, कौन आया, कब अपना फैक्ट्री की स्थापना की, फैक्ट्री या कोठी भी बोल सकते हैं कि कब वह अपनी कोठी की स्थापना की। तो देखिए अब हम सब पढ़ने वाले क्या है? डच। तो देखिए सबसे पहले अभी क्वेश्चन फिर से पुनः एक क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले भारत आने वाला व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। कौन? वास्को डी गामा। लेकिन अब बात की जाए कि दूसरा आने वाले कौन थी? तो डच।
कौन था? डच, मतलब भारत आया। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाएंगे आपसे कि पुर्तगाली के बाद भारत में आने वाले कौन थे? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली के बाद भारत कौन सी कंपनी आई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो देखिए डच आई, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे पुर्तगाली में कौन व्यक्ति आए थे? वास्को डी गामा। उसी प्रकार डच में भी तो कोई व्यक्ति आएंगे। पुर्तगाली 1498 में आएंगे, डच भी तो कभी आएंगे। तो देखिए डच कंपनियां आने का निर्णय होता है 1595 या 1596, 2 ईस्वी कभी कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। बट अगर आपके ऑप्शन में 1595 और 96 दोनों रहे तो उस जगह 96 को ही सटीक करना है। बट 95 और 96 दोनों इस क्वेश्चन का हो सकता आंसर। अभी देखिएगा कौन आया। तो अब तो ये आया कौन? जैसे कि पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डी गामा। इसी प्रकार डच में तो कोई व्यक्ति आएंगे। तो देखिए डच यात्री एक आता है कार्नेलियन। कौन? कार्नेलियन हाउटमैन। कौन? कार्नेलियन हाउटमैन है जो ये डच कहाँ की थे? डच यात्री। कौन सी यात्री जी? डच यात्री है, जो कि कब आता है? 1596 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन आते हैं, जो कि भारत की पूर्व, मतलब वो कहाँ आए थे? पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा कालीकोटा में आए थे। लेकिन ये कार्नेलियन हाउटमैन है, ये सुमात्रा पे आते हैं। कहाँ? सुमात्रा स्थित एक जगह है, वहां पे ये पहुंचता है। सुमात्रा पे पहुंचते हैं। तो पुर्तगाली पहुंचते थे कालीकट में, लेकिन ये पहुंचते हैं कहाँ? सुमात्रा में पहुंचते हैं, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में सुमात्रा पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सुमात्रा पर पहुंचते हैं। वो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था 1498 में कालीकट पर पहुंचा था। लेकिन ये डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन है, जो कि कहां पहुंचता है? भारत के पूर्व में सुमात्रा पर पहुंचता है। देखते आगे बढ़ते, ये तो पहुंच गए, बट वहां जो पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, वो एक बार चले गए थे लेकिन दोबारा फिर आए थे। लेकिन ये है कि आप इन्होंने अपना पहला कोठी, देखिए वो भी अपना कोठी का स्थापना किया था 3 में, पहला किया था 1503 में, दूसरी कोठी 1505 में किया था। इसी प्रकार हम सब देखते हैं डच का पहला कोठी का स्थापना कब हुआ। तो डच अपना पहला कोठी या स्थापना, जो भी आप इसका भवन बोलिए, कोठी बोलिए, वो 1602 ईस्वी में कहाँ पे करता? 1602 ईस्वी में। देखिए करता ये क्या है, जैसे आया तो कब? 95-96 में। तो सबसे पहला तो ये आया था कार्नेलियन हाउटमैन। इसी प्रकार और भी डच के बहुत सारे व्यक्तियां जो कि छोटे छोटे ब्रांचों को लेकर भारत में आते हैं। लेकिन ये 1602 ईस्वी में जो उनका विभिन्न, मतलब अलग अलग डच कंपनियां, जो क्या विभिन्न डच कंपनियां, विभिन्न डच कंपनियां को मिलाकर, मतलब एक मिलाकर एक यहाँ पे कंपनी का नाम दिया जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो देखिए जो कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की नाम से एक विशाल कंपनी की स्थापना करती है। मतलब 1602 में जो छोटे छोटे पहले डच कंपनी आई थी, उसे मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड एक बड़ी कंपनी का क्या करता है? स्थापना करते हैं। देखते हैं जैसे इसमें जो आपके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हुए, वो इस समय इसे 21 वर्ष का मान्यता प्राप्त मिलता है। कितने वर्ष? 21 वर्ष व्यापार करने का मान्यता प्राप्त दिया जाता है। लेकिन इसमें बोला जाता है कि इस बोर्ड में सदस्यों की संख्या 17 रहते हैं। सदस्य कितना? 17। सदस्य की संख्या कितने रहते हैं? 17 सदस्य रहते हैं। किसमें? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड में सदस्यों की कुल संख्या 17 रहते हैं। देखते हैं आगे, जैसे कि
भारत आने वाला पुर्तगाली, जैसे कि देखते हैं कि पहला और दूसरा, इस प्रकार कौन व्यक्ति भारत में पहले आए, फिर डच की, किसकी बात कर रहे हैं, डच की ही बात कर रहे हैं। तो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखते भारत आने वाला पहली डच कंपनियां अपनी कोठी की स्थापना कब की, जो कि भारत में पहली डच आने वाली कंपनियां की कोठी की स्थापना कब की। जैसे देखिए भारत में आने वाला पहली डच कंपनी ने पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना कौन की, व्यापारिक कोठी, जो कि पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना ये सब करते हैं 1605 ईस्वी में। भारत में व्यापारिक कोठी, स्पेशल एक व्यापार के उद्देश्य से एक कोठी बनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1605 ईस्वी में करते हैं। किस जगह पर, मुसोलिनी, क्या मसूलीपट्टनम में यह 1605 ईस्वी में पहला व्यापारिक कोठी की स्थापना मुसोलिनी में करते हैं। जो कि देखिए ये पड़ता है मसूलीपट्टनम, कहाँ पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश में पढ़ते हैं। मसूलीपट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश में पढ़ते हैं। देखते हैं उसकी बात। अब देखिए 1605 में और भी कोई ऐसी घटना है जो आपको ध्यान है, अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन और अब हम से ले ही लीजिए आप कि 1605 ईस्वी में देखिए 1605 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अकबर का जन्म कब हुआ था, और आज बता रहे हैं 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु कब हुआ। अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा, सेंड कीजिएगा कि अकबर का जन्म कब हुआ, स्मॉल डेट के साथ में। आगे बढ़ते हैं हम सब दूसरी कोठी देखते हैं। ये तो इन्होंने पहला कोठी, देखिए ये 1605 ईस्वी में ही एक बहुत सारे जगह जैसे डच रहते हैं अपने व्यापार को विस्तृत करने के लिए बहुत सारे जगह पर क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। तो इसी प्रकार ये है जो पुर्तगालियों के मतलब जो डच लोग हैं वो 1605 ईस्वी में ही पुर्तगाली के एक जगह जहां उनका व्यापार होता था उस जगह पर ये सब क्या करते हैं, कब्जा करते हैं, क्या अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। जो कि किस जगह पर, अम्बायना पे, जो कि पहले पुर्तगाल के व्यापारी के एक जगह थी, जो कि डच जो कंपनियां हैं वो अपने अधिकार में कर लेते हैं। और उसके बाद 1605 के बाद ही डच कंपनियां हैं जो अपने प्रभाव को धीरे धीरे पूरे भारत में क्या करने लग जाते हैं, विकसित करने लग जाते हैं। देखते हैं भारत में दूसरी कोठी, ये तो पहला कोठी हो गया। अब इसका देखते हैं दूसरा कोठी, जो कि व्यापारिक कोठी ही है। कौन सी जी, व्यापारिक कोठी। देखिए ये दूसरा कोठी की स्थापना करता है 1610 ईस्वी में। दूसरा कोठी की स्थापना कब करता है, 1610 ईस्वी में। जो कि कहाँ करते हैं, देखिए ये तो करते हैं पुलिकट में। कहाँ, कौन सी जगह, पुलिकट में। लेकिन देखिए पुलिकट में ये दूसरी कोठी की स्थापना करते हैं तो वहां के एक राजा रहता है, चंद्रगिरी के राजा। इनसे समझौता करके, चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुर्तगालियों ने दूसरा कोठी की स्थापना 1610 ईस्वी में पुलिकट में किया। देखिए इसी को मुख्यालय भी बनाया जाता है। तो डच अपना मुख्यालय कहां बनाता है, पुलिकट को मुख्यालय, इसी को अपना एक मुख्यालय बनाता है, पुलिकट को ही। देखिए अभी हम सब ये देखेंगे कि पुलिकट है कहाँ स्थित। जैसे हम देखें मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसी प्रकार पुलिकट कहाँ स्थित है। देखिए पुलिकट भी आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसका लमसम अगर देखा जाए तो 84% भाग, जैसे जो पुलिकट, एक देखिए क्वेश्चन यहीं से आता है कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, क्या पुलिकट झील कहाँ स्थित है। तो पुलिकट जो वो जगह है उसी जगह पे एक झील बनाया गया, पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो वो पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश में जाता है और 16% भाग कहाँ जाता है, तमिलनाडु में जाता है।
16% भाग कहाँ, तमिल में चले जाते हैं। मतलब पुलिकट झील का 84% आंध्र प्रदेश में और 16% तमिलनाडु में जाता है। देखिए ये दूसरा कोठी जो पुर्तगाली ने स्थापना किया, यहीं पर वह एक स्वर्ण सिक्के पैगोड़ा को ढालते हैं। क्या करते हैं, इसी पुलिकट में, जो कि जब दूसरी कोठी स्थापना करता है तो एक स्वर्ण, क्या, स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा, क्या, पैगोड़ा सिक्का का ढालना शुरू कर देता है। मतलब यही पुलिकट में क्या, स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा की ढालना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। देखते हैं आगे और क्या होता है। डच कंपनियां किस तरीके से भारत में व्यापार में विकसित किए और किस तरीके से इनका अंत होता है कंपनियों का। तो इन्होंने 1600 कहां पे जी, स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा ये कहां बनाना शुरू किए थे, जो कि 1610 ईस्वी में कहां बनाते हैं ये, पुलिकट। और पुलिकट झील कहां स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए 1619 ईस्वी में, अब आते हैं 1619 ईस्वी में। देखिए 1619 ईस्वी में यह जकार्ता, क्या, जकार्ता, 1619 ईस्वी में जकार्ता, जो कि जकार्ता को जीतकर, वहां पर यह जकार्ता को क्या कर लेता है, जीतकर जकार्ता को जीतकर इसके खंडहरों पर जकार्ता को जीत लेता है 1619 ईस्वी में। और इसको खंडहरों पर बैटिविया, क्या, जीतकर बैटिविया नामक नगर का स्थापना करता है, नामक नगर की स्थापना करता है। देखिए क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछे जाएंगे, बैटिविया नामक नगर की स्थापना कब हुई, 1619 ईस्वी में। बैटिविया नामक कहाँ स्थित है, जकार्ता में स्थित है। देखिए बैटिविया नामक की स्थापना किसने की, तो डच कंपनियों ने किया। देखिए ये जकार्ता क्या है, जकार्ता क्या है, तो इसे आप देख लीजिए। जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब देख लीजिए ये इंडोनेशिया पड़ता किस महादेश में है, तो कहाँ, एशिया में। इंडोनेशिया कहाँ पड़ते हैं, एशिया महादेश में। इंडोनेशिया तो एशिया महादेश में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। देखिए एशिया के बारे में अगर आया तो एक क्वेश्चन पहले आप और सोच लीजिए कि एशिया के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश, एशिया के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो चीन। कहाँ, चीन। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन, एशिया के क्षेत्रफल के दृष्टि से तो कहाँ, चीन। अब देखते हैं जनसंख्या के दृष्टि से भी तो कहाँ, चीन। मतलब एशिया के क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों दृष्टि से किस देश की बात करेंगे, तो चीन क्या ही बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम सब। अभी देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्रियां डच के हैं जो और स्थापना करते हैं भारत में, तो वो कंपनियों के बारे में हम सब पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए ये कंपनी स्थापना करती है 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में यह एक कंपनी की स्थापना करती है सूरत में। कहाँ करती है, सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना 1616 करेंगे। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, डच के द्वारा सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो 1616 ईस्वी में ही। देखिए आप देखिए ये सूरत आया एक जगह, जो कि सबसे पहले सूरत के बारे में सोचे तो ये किस नदी के किनारे है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। किस राज्य में है ये सूरत, तो गुजरात में है। अभी देखिए गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ हो गई, गांधीनगर। अभी देखिए गुजरात की जीवन रेखा की एक नदी है, जीवन रेखा नदी। तो जीवन रेखा नदी इसे बोला जाता है नर्मदा को। तो गुजरात की जीवन रेखा नदी कौन, नर्मदा नदी। अभी ये गुजरात है जो भारत के सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, लंबा तट रेखा वाला राज्य
देखिए गुजरात की स्थिति कहाँ है, तो ये गुजरात की स्थिति एकदम पश्चिमी भारत में पहुंच जाती है। पश्चिमी भारत का सबसे अंतिम पश्चिमी भारत का राज्य है गुजरात। और क्या, अब आगे देखते हैं हम सब दूसरी की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो 1616 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर दी डच ने। अब हम सब आगे पढ़ेंगे कि 1641 ईस्वी में एक ये कंपनी की स्थापना कर देते हैं। 1641 ईस्वी में यह विमलीपत्तनम विमलीपत्तनम में एक कंपनी की स्थापना 1641 ईस्वी में किया जाता है। फिर देखिए ये लोग करते हैं 1627 ईस्वी में प्रथम बंगाल, मतलब अभी तक के पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए, वो बंगाल में अपनी कंपनी की स्थापना नहीं करती है, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो कि बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री 1627 ईस्वी में लगाता है। कब लगाता है? 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री बंगाल में प्रथम फैक्ट्री लगाया गया। कब? डच के द्वारा 1627 ईस्वी में, जो कि बंगाल का भी एक जगह दे देता है बंगाल की एक जगह पीपली, जो कि पीपली में ही अपना 1627 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अपना फैक्ट्री का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। देखिए और भी बहुत सारे जगह पर इन्होंने अपना कंपनी की स्थापना करता है, जैसे कि 1658 ईस्वी में 2-3 जगह यह कंपनी का अपने स्थापना करती है, जैसे कासिम बाजार, फिर बालासोर, फिर पटना, रख दो वहां पे बाबा, पटना, फिर हो गया। और ये अपनी स्थापना करते हैं नागरपट्टनम। अभी देख लेते हैं, ये सब जगह ऐसे लग रहा है ना कि कहाँ अनजान है अभी, मतलब ये तो पता ही नहीं चल रहा कि भारत में है या भी नहीं है। जैसे कि आपको तो चलिए इसमें चलने वाला पटना की चलिए बिहार में है, और बाकी सब जगह पता चल रहा है कि कौन से कहाँ पे है। तो देख लेते हैं सब जो कि कहाँ पर स्थित है। जैसे कासिम बाजार, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अभी देखते हैं बालासोर, जो कि बालासोर उड़ीसा में स्थित है। बालासोर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पटना के बारे में तो आप सबको पता ही है। नागरपट्टनम जो कि कहाँ स्थित है? नागरपट्टनम जाके आपका स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर ये 1658 ईस्वी में अपनी कंपनियां का स्थापना करते हैं। देखिए अभी हम सबसे पहले ये अपना जो कि पुलिकट में हम बताए थे कि ये अपना क्या करता है? मुख्यालय बनाते हैं। पुलिकट में क्या करते हैं? अपना मुख्यालय, जो कि पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना, मतलब पहला नहीं, पहले कोठी की स्थापना ये किसी और जगह करते हैं, जो कि पहला कहाँ बताएं? मसूलीपट्टनम में। दूसरा स्थापना कोठी का कहाँ? जो कि पुलिकट में करते हैं, लेकिन वहीं उनका मुख्यालय बनाया गया था। हम उस समय बताएं कि जो कि 1610 ईस्वी में पुलिकट में यह दूसरी कोठी की स्थापना करते हैं, वहीं पे अपना मुख्यालय बनाते हैं। लेकिन बाद में यह 1690 ईस्वी में, कब? 1690 ईस्वी में ये अपना मुख्यालय चेंज करके, मतलब पुलिकट से चेंज करके कहाँ ले आते हैं? ये नागरपट्टनम में ले आते हैं। मतलब पुलिकट से चेंज करके नागरपट्टनम में ले आते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस प्रकार रहेगा कि पुलिकट में अपना मुख्यालय कब बनाए थे? तो 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में पुलिकट के चेंज करके कहाँ लेके चले गए? नागरपट्टनम तमिलनाडु में। पुलिकट कहाँ बताए थे? आंध्र प्रदेश में बताए थे, जो कि आप देख लीजिए तो दोनों पड़ोसिया ही है राज। आगे बढ़ते हैं हम सब। जैसे पुर्तगाली भारत आए तो सिर्फ मसालों के व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बोला जाता है कि डच मसालों के साथ साथ में वस्त्र का भी व्यापार में काफी ज्यादा, मतलब वस्त्र के निर्यात में भी काफी ज्यादा इनका क्या था? योगदान था। डच के मसालों के साथ साथ में वस्त्रों पर भी क्या था? काफी निर्यात पर इनका महत्वपूर्ण था। देखिए मसाले के साथ क्या बोले? मसाला का व्यापार तो पुर्तगाली भी किए थे, मसाला का व्यापार तो पुर्तगाली भी किए थे, लेकिन यह साथ साथ वस्त्र निर्यात, क्या? वस्त्र निर्यात पर भी, वस्त्र निर्यात
पर भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब वस्त्र निर्यात को भी यह बहुत महत्वपूर्ण दिए थे, महत्वपूर्ण योगदान था बढ़ावा देने में, व्यापार के रूप में बढ़ावा देने में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भारत में वस्त्र के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण योगदान कौन सी कंपनियां की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का था। देखते 1759 ईस्वी में, देखिए सबसे लास्ट जाके हो जाता है 1759 ईस्वी में एक जगह युद्ध होते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डच के बाद जो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसी के साथ में 1759 ईस्वी में बंगाल के एक जगह है जो कि बेदरा, कौन सी जगह जी? बेदरा नामक जगह, जो कि कहाँ स्थित है? बंगाल की जगह बेदरा पर एक क्या होता है? बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा के युद्ध। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जाएंगे कि बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में। किनके किनके बीच में? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बेदरा का युद्ध होता है। कब? 1759 ईस्वी में, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं से इनका क्या हो जाता है? डच का पतन होना शुरू हो जाता है उसी युद्ध के साथ। कौन सी युद्ध? बेदरा का युद्ध के साथ उनकी शक्तियां क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखिए बोला जाता है कि डच एक जैसे व्यापार ये कोई एक पद्धति से करते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछता है कि डच का व्यापारिक पद्धति क्या था? तो यह एक व्यापारिक पद्धति कार्टेल पद्धति का यूज किए थे। कार्टेल पद्धति मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार किस पद्धति के द्वारा की गई थी? तो कार्टेल पद्धति के द्वारा की गई थी। देखिए बोला जाता है कि इतिहास में, मतलब व्यापारिक इतिहास में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इतना मतलब लाभ देने वाले जो भी इनके साहित्यकारी व्यक्ति थे, उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा लाभ देने की बात अगर देखा जाए तो कौन सी कंपनियां दी हैं? डच कंपनियां दी हैं, जो कि लगभग औसत बोला जाता है कि औसत ये अपने जो भी व्यापारी इनके साथ रहते थे उनका 18% लाभ जो दिए थे। कौन? डच। बोला जाता है कि रिकॉर्ड माना जाता है, मतलब पूरे इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड माना जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने हितधारियों, मतलब जो भी इस कंपनी से संबंधित व्यक्ति या जो भी व्यापारी लोग रहते थे, उन्हें 18% का लाभांश दिया था। डच ईस्ट इंडिया ही कंपनी है जो कि भारत के लोगों को भी व्यापारिक जो फैक्ट्री या कारखाना खोले थे उसमें व्यापार या मुख्य अपने कमाने के लिए जैसे पैसे देकर काम करवाया भी करते थे। तो वो कौन कंपनी करवाते थे? डच ईस्ट इंडिया ही कंपनी करवाते थे। और इसीलिए बोला जाता है कि हितधारियों, मतलब जो भी इसके हितधारी थे, उन्हें लगभग औसतम 18% लाभांश प्राप्त होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हो गया जी? 1759 ईस्वी में। इसी के साथ अब 1759 के बाद जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म किए, तो कल हम सब पढ़ेंगे क्या? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कल हम सब पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज का वीडियो इतना तक ही, बाकी कल मिलते हैं फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में।